तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर पर। आपको हमने कल आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। जो आपका पहला चैप्टर था आपके सिलेबस के अनुसार वो था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बताया मैंने। और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया था, प्रेशर और फोर्स में हमारा अंतर क्या होता है। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया, कुछ ने बताया, बहुत लोगों ने बताया। मेरे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैसेज भी किया, बहुत लोगों ने बताया। लेकिन काफ़ी लोगों को थोड़ा उसमें डाउट था, कुछ शंका थी, आ नहीं रही, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उनको हम बता देते हैं। जो हमारा प्रेशर होता है भैया, क्या होता है प्रेशर? जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? दाब। हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर हमारा जो होता है भैया, ये हमारे यूनिट पर एरिया पर लगता है। प्रेशर क्या होता है? हमारे यूनिट पर एरिया पर लगता है। किसी भी बॉडी के एकांक क्षेत्र पर लगता है, मतलब किसी पॉइंट पे लगेगा, पॉइंट लोड लगाता है, कहीं पे एक यूनिट पर एरिया पर लगेगा। लेकिन जो हमारा फोर्स होता है ना, बल, जो हमारा बल होता है, ये हमारी पूरी बॉडी पर लगती है, ना कि उसके किसी एक बिंदु पर या एक एकांक क्षेत्र पर नहीं, बल्कि उसके पूरे बॉडी पर लगती है। क्या होता है भैया? जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारे बॉडी के यूनिट पर एरिया पर लगता है, और जो हमारा फोर्स होता है वो हमारी पूरी बॉडी पर लगता है। ठीक है, ये आपका बहुत सिंपली क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, इसको आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, कोई खास नहीं। लेकिन हाँ, याद रखिए, बहुत ही वैसे कोई बहुत लोग कहते हैं कि हमारा प्रेशर और फोर्स एक ही होता है, तो ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं आपके सिलेबस में जो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 2, वो है आपका लॉ ऑफ परफेक्ट गैस, आदर्श गैसों के नियम। आपका जो अगला चैप्टर है वो है लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। ठीक है, आपका जो है अगला टॉपिक, अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2, आपका जो अगला चैप्टर है लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। क्या भैया? लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। ठीक है, आपका जो अगला चैप्टर है क्या है? लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। तो आपका जो अगला चैप्टर लॉ ऑफ परफेक्ट गैस है, जिसको आज हम आपको बताएंगे, इसमें पहले देख लेते हैं आपको पढ़ना क्या है। बीटीयूपी सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना क्या है। वैसे तो बुक में बहुत ज़्यादा है, सिलेबस के बाहर से भी कुछ है, लेकिन टाइम कम है, इसलिए आपको हम बस सिलेबस ही बताएंगे। और जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो मैसेज करें, उनको अलग से बता दिया जाएगा। बाद में जब टाइम रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो आपका जो बीटीयूपी सिलेबस है, बीटीयूपी सिलेबस के अनुसार आपका जो इसमें पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ गैस। जाहिर सी बात, हम लॉ ऑफ परफेक्ट गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हमें पता होनी चाहिए कि गैस हमारी होती क्या है। ठीक है, और इसके बाद आपको इसमें जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है, इसमें पढ़ना आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस। इसमें दूसरा क्या टॉपिक पढ़ना है आपको? एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस। और इसी प्रकार जो आपके सिलेबस में तीसरी टॉपिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस है, कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट प्रेशर का। और इसमें पांचवा टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। जो आपका जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, और जो लास्ट टॉपिक आपकी है जो आपके सिलेबस में है वो है सिंपल प्रॉब्लम ऑन गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके को, उनको करना है। वो क्वेश्चन आपको आते भी है, जो डेरिवेशन है उनको करवाने हैं। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें ना आपके सिलेबस के अनुसार वो है डिफिनीशन ऑफ गैस। गैस की परिभाषा, गैस होती क्या है?
पहले तो हमें जान ले गैस होती क्या है। और हम जो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम आइडियल को लेके पढ़ते हैं। किसी एक को हम आइडियल मान लेते हैं, उसी को लेके पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे परफेक्ट गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं आइडियल गैस हमारी होती क्या है, परफेक्ट गैस हमारी होती क्या है। तो भैया जो होती है परफेक्ट गैस अपनी, वह गैस होती है जो किसी थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस होता है उसके अधीन अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करती। क्या होती है हमारी आइडियल गैस? आइडियल गैस हमारी वह गैस होती है जो किसी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के अधीन, मतलब किसी जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी हमारी होती है उसके कारण अपनी अवस्था को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है। वो क्या क्या कहलाती है? हमारी आइडियल गैस कहलाती है हमारी। और जो हमारी आइडियल गैस होती है ना, आइडियल गैस हमारी ये प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारे पास वस्तु हो, कोई भी हो, चाहे वस्तु हो, आदमी हो, या कोई भी चीज़ हो हमारे पास, वो पूरी तरीके से आइडियल नहीं हो सकती। उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। पूरी तरीके से हम उसकी एफिशिएंसी नहीं ले सकते, बस कुछ ही ले सकते हैं हम। जो हमारा है इसमें आइडियल गैस, जो आपका है इसमें पहला आइडियल गैस। आइडियल गैस किसे कहते हैं भैया? कि वह गैस जो किसी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के अधीन, किसी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के कारण क्या करती है? अपनी अवस्था को बदलती नहीं है, अपनी अवस्था को चेंज नहीं करती है। वो क्या कहलाती है? हमारी आइडियल गैस। ये प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जो आपका इस पे अगला टॉपिक है आपका, वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस। यही से आप आइडियल गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या आपका अगला टॉपिक जो इस पे है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस। आपको जो अगली टॉपिक पढ़नी है इसमें, वो क्या पढ़नी है आपको? एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस। एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस में आपको क्या पढ़ने हैं? गैस के कुछ नियम हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना, उन्हीं के बारे में आपको एक्सप्लेन करना, बताना है हमें। हम बताएंगे आपको। इसमें आपको पढ़ना क्या है? बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ना है, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ना है, गे-लुसाक नियम के बारे में पढ़ना है आपको, और रेनॉल्ट लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से हैं? बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ और रेनॉल्ट लॉ। ठीक है, पहले शुरू करते हैं हम बॉयल लॉ से। किससे? बॉयल लॉ से। बॉयल्स लॉ। बॉयल ने अपना क्या नियम दिया था? बॉयल ने गैसों के लिए एक नियम दिया था, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। बॉयल ने गैसों के लिए भैया एक नियम दिया था, आपने पढ़ा भी होगा, इंटर में फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, और आपको हम बताते भी हैं। बॉयल ने आपको एक नियम दिया था गैस के बारे में कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का वॉल्यूम जो होता है उसके प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भैया? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब उसका जो ताप होता है ना, स्थिर होता है, नियत होता है। टेम्परेचर क्या होता है? नियत होता है। नियत जो इसकी डिफिनीशन है, क्या हमारा? कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का क्या होता है भैया? कि हमारा बॉयल्स क्या कहते हैं? बॉयल्स ने जो नियम दिया था वो ये नियम है कि नियत ताप पर, किस पे? नियत ताप पर गैस के निश्चित मात्रा का वॉल्यूम,
गैस की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो हमारी निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं कि चाहिए इतना, एक निश्चित क्वांटिटी, ठीक है। आपको हम डिफिनेशन फिर से बता देते हैं कि नियत ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के निश्चित मात्रा का वॉल्यूम उसके प्रेशर का क्या होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी कांस्टेंट है आपका, और इसमें बता क्या रहा है, नियत ताप पर कि गैस के निश्चित मात्रा का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा जो वॉल्यूम है, जो हमारा वॉल्यूम है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती अपॉन प्रेशर, हमारी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन प्रेशर, इसे 1/P के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ से इस चिन्ह को निकालेंगे, यहाँ पे जब हम इसके साइन को हटाएंगे तो जब इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पे एक हमारा नियतांक आएगा, उसे हम K मान लेते हैं, K × P, ठीक है। सॉरी, इंटू नहीं, K × 1/P, ठीक है। V = K × 1/P, ठीक है। इसको हम इधर ले लेते हैं तो हमारा Vp = क्या हो जाएगा, K। Vp = हमारा क्या हो जाएगा, K। यहाँ पर जहाँ K जो है हमारा कांस्टेंट है, हमारा K क्या है, नियतांक है। K हमारा नियतांक है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे आप। देखो बॉयल्स लॉ जो होता है, जो हमारी बॉयल्स लॉ होती है, बॉयल्स लॉ कहते हैं भैया, बॉयल्स जी कह रहे हैं आपसे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जब हमारा टेम्परेचर जो हमारा कांस्टेंट होता है, तो गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है, गैस के निश्चित मात्रा का आयतन जो हमारा होता है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनका एक डेरिवेशन छोटा था कि टी, आपको देखेंगे उसी जो डिफिनीशन के अनुसार देखेंगे, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है, नियत कांस्टेंट है, और भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जब हम यहाँ पे इसका साइन हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक नियतांक आएगी, उसे हम K कहते हैं, K लिख लेते हैं। और जब और इसको जब हम प्रेशर को इधर ले जाएंगे, वह हो जाएगा हमारा Vp = K, ठीक है। इसके बाद जो आपको अगली टॉपिक पढ़नी है, अगली टॉपिक है इसमें आपका चार्ल्स लॉ। क्या भैया, चार्ल्स लॉ। क्या आपका चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स जी ने क्या नियम दिया था हमको, चार्ल्स जी ने भी एक नियम दिया। जब बॉयल ने भी एक नियम दिया था गैसों के लिए अपना, चार्ल्स जी ने भी एक नियम दिया था हमको। उन्होंने कहा था, चार्ल्स जी कहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर, ये हमको क्या बताया चार्ल्स जी, कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का जो वॉल्यूम होता है, उसकी जो आयतन होती है, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है। क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर। अब तक हमारा क्या था, बॉयल्स लॉ में भी आपने देखा, बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन चार्ल्स लॉ में चार्ल्स जी ने क्या बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का जो वॉल्यूम होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है। क्या बताया इन्होंने। अब की बार हमारा क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। क्या कांस्टेंट भैया, प्रेशर हमारा नियत है, ये प्रेशर हमारा नियत है, कांस्टेंट है। ये होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का वॉल्यूम जो होता है, भी जो होता है हमारा वॉल्यूम को हम भी से डिनोट करते हैं। भी जो होता है, भी हमारा समानुपाती होता है, वॉल्यूम समानुपाती होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
किसके? टेम्परेचर के, यानी टी के। ठीक है। और जब हम प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाएंगे तो वहाँ पे एक नियतांक आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, उसे हम मान लीजिए के मान लेते हैं। ठीक है, उसे हम के मान लेते हैं, के इंटू टी। बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया? के इंटू टी। और टी को हम इधर ले लेते हैं इस साइड में, वी वाई टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? के। वी वाई टी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। ठीक है, कि हमारा क्या यहाँ क्या है? जहाँ के स्थिरांक है, के इक्वल टू स्थिरांक, कांस्टेंट वैल्यू है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या जो है उस पर यहाँ पे स्थिरांक है, नियत है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई दो सिस्टम है, एक V1 है। अगर हमारे पास कोई दो चीज़ है, मान लीजिए एक का आयतन वॉल्यूम V1 है, दूसरे की वॉल्यूम हमारी क्या है? V2 है। और जो पहला सिस्टम है उसका जो हमारा टेम्परेचर है T1 है, और दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर T2 है। तो उसके लिए क्या हमारा इक्वेशन बनेगा? उसके लिए हमारा एक बनेगा इफ V1 अपॉन T1 इक्वल टू के। ये भी तुम्हारा चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अगर हमारे पास दो सिस्टम है, मान लीजिए एक का जो पहला सिस्टम है उसका जो वॉल्यूम V1 है, उसकी जो टेम्परेचर है T1 है, और जो दूसरा सिस्टम है उसका वॉल्यूम V2 है, और उसका जो टेम्परेचर है T2 है। ये भी किसके बराबर? के बराबर, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ठीक है, कि हमारा जो एक मान लीजिए हमारे पास कोई दो सिस्टम है। जो पहला सिस्टम है, पहला सिस्टम हमारा क्या है? पहले सिस्टम का आयतन क्या है? वॉल्यूम क्या है? V1, और उसका जो टेम्परेचर क्या है? T1 हम मान लेते हैं। और जो हमारा दूसरा सिस्टम है उसका जो वॉल्यूम है वो V2 है, और टेम्परेचर T2। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हमारा इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या निकल के आएगा? इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या निकल के आएगा? कि V1, ये दोनों बराबर है आपस में, दोनों साइड को बराबर करने में क्या आएगा? V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है भैया, यहाँ पे जो आएगा आपका अगला जो निकल, यहाँ पे एक अगर दो मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है, वहाँ उस है, और एक का आयतन हमारा उसमें गैस भरी हुई है। एक का हमारा आयतन जो है वॉल्यूम जो है V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है। इस पहले वाले का जो टेम्परेचर T1 है, दूसरे वाले का टेम्परेचर T2 है। तो हमारे लिए उसके लिए क्या इक्वेशन निकल के आएगी? V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है भैया, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद जो हमारा अगला जो इस पर टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा इस अगली जो हीडिंग है यहाँ पे आती है गेल-लुसाक लॉ। क्या आती है? गेल-लुसाक लॉ। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। गिल-लुसाक जी ने क्या बताया था? गिल-लुसाक नियम क्या है हमारा? गेल-लुसाक नियम, गेल-लुसाक लॉ। ठीक है, आपका गेल-लुसाक नियम है क्या? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। जो हमारा गेल-लुसाक नियम है ना, गेल-लुसाक नियम कहते हैं, हमारा गेल-लुसाक नियम के अनुसार क्या होता है? किसी निश्चित आयतन पर आदर्श गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार, गेल-लुसाक नियम के अनुसार,
कि किसी निश्चित आयतन पर जो आदर्श गैस का दाब होता है उसके तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। हम देख लेते हैं क्या डिफिनीशन के अनुसार, क्या डिफिनीशन में आपको क्या बताया गया कि किसी निश्चित आयतन पर आदर्श गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। किसी निश्चित आयतन पर उसके दाब का मान और ताप के मान के समानुपाती, उस जो आइडियल गैस होता है उसके दाब का मान टेम्परेचर के मान के ताप के मान के समानुपाती होता है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा P इक्वल टू सी टी। सी यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, C इक्वल टू नियतांक। ठीक, जब हम T को इस साइड लेंगे तो यह क्या हमारा P बाई टी इक्वल टू सी। P बाई टी इक्वल टू सी, और C हमारा है क्या है भैया, यहाँ पर नियतांक है। ठीक है, हमारा नियतांक है। और मान लीजिए हमारे पास कई और सिस्टम है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसका प्रेशर P1 है, उसका टेम्परेचर T1 है, और दूसरा उसका जो प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है, और एक हमारे पास है P3 और T3। तो ये क्या होंगे, गिल्साक नियम के अनुसार ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे ऐसे जितने आगे आएंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। इसका जो आगे है डेरिवेशन होगा तो उसमें और बताएंगे हम। इसके बाद जो आपका अगला जो हेडिंग है वो है रेगनॉल्ट का नियम। ठीक है, रेगनॉल्ट लॉ। क्या है आपका अगला टॉपिक, रेगनॉल्ट लॉ। रेगनॉल्ट्स लॉ। रेगनॉल्ट्स का नियम क्या कहता है भैया, ये क्या कह रहे हैं, इनका भी सुन लीजिए कुछ आप। ये कह रहे हैं ना कि हमारे नियम के अनुसार, मतलब रेगनॉल्ट के नियम के अनुसार, किसी आदर्श गैस का ये तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर उसके आयतन में होने वाला परिवर्तन 0 डिग्री पर, उसके आयतन में होने वाला परिवर्तन 0 डिग्री पर उसके आयतन का 1/273वां हिस्सा होता है। क्या होता है कि किसी आदर्श गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर उसके आयतन में होने वाला परिवर्तन 0 डिग्री पर उसके आयतन का 1/273वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो इनके अनुसार हमारा जो V0 है, V0 जो हमारा होता है ये क्या है, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन, और जो हमारा VT है, VT हमारा T डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन है। क्या भैया, गैस का आयतन है कितने पर, T डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा जो VT होता है ना, अकॉर्डिंग टू किसके, रेगनॉल्ट लॉ के, अकॉर्डिंग टू रेगनॉल्ट लॉ हमारा क्या होता है, VT इक्वल टू V0, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं,
आप इनको जान ही गए होंगे। जो हम V0 अभी लिखेंगे, V0 को हम क्या हमारा 0 डिग्री पर गैस का आयतन है, और जो VT हमारा T डिग्री पर गैस का आयतन है। तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे VT इक्वल टू हमारा जो होता है इसके इस नियम के अनुसार क्या होता है, V0 इंटू 273 प्लस टी, क्या 273 प्लस टी अपॉन 273, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ कि VT इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला निकल आता है उसी जो हमने आपको वो बताया, इसका परिभाषा जो बताई, डिफिनीशन बताई रेनॉल्ड्स लॉ ने, जो हमको एक लॉ दिया था, उस लॉ के अनुसार क्या है होगा आपका जो फार्मूला यहाँ बन के आ रहा है, VT इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस टी अपॉन 273, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा आप। और आपको हमने यहाँ बता दिया जो VT हमारा है, VT क्या है, T डिग्री पर गैस का आयतन, और जो हमारा V0 है, V0 को हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री पर गैस का आयतन, ठीक है भैया। इसके बाद जो आपकी अगली टॉपिक है ना, इसके बाद आपकी जो अगली टॉपिक है इसमें है अवोगाद्रो लॉ। क्या है अवोगाद्रो लॉ, क्या आपकी भैया अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ, ठीक। क्या आपका अवोगाद्रो लॉ, अवोगाद्रो लॉ कहा था क्या भैया, अवोगाद्रो लॉ क्या कहते हैं आपसे कि समान दाब पर, किस पे, समान दाब पर, इक्वल प्रेशर पर, जब प्रेशर इक्वल हमारा इक्वल प्रेशर पर ताप सभी आदर्श गैस की आयतन में अणुओं के संख्या के समान होता है, ठीक है। आपका क्या कर रहे हैं अवोगाद्रो जी, क्या कर रहे हैं, अवोगाद्रो नियम आपको क्या बताते हैं कि समान दाब पर, समान दाब और समान ताप, आपके जो प्रेशर होंगे और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। समान दाब और समान ताप पर सभी आदर्श गैसों की आयतन में अणुओं की संख्या के समान होते हैं, ठीक है। अवोगाद्रो लॉ। इसकी जो दूसरी डिफिनीशन है, एक डिफिनीशन और आपकी बुक में दी गई है, सामान्यता, क्या दी डिफिनीशन, सामान्यता आपके तापमान एवं दाब पर, समानता तापमान एवं दाब पर सभी गैसों के एक मोल आयतन, एक मोल का आयतन जो होता है आपका समान होता है, तथा यह कितना होता है 22.4 मीटर क्यूब के बराबर होता है सामान्य दाब पर, जनरल टेम्परेचर पर। आपका जो जनरल टेम्परेचर होगा और जनरल प्रेशर होगा, जनरल प्रेशर और जनरल टेम्परेचर पर सभी गैसों के एक मोल का आयतन क्या होगा, हमारा जो जनरल प्रेशर होगा, हमारा जो जनरल प्रेशर होगा और जनरल टेम्परेचर होगा, क्या भैया, जो हमारा जनरल प्रेशर और जनरल टेम्परेचर होगा उस पर एक मोल आयतन, एक हमारा जो एक मोल है, एक मोल, उसके जो एक मोल का वॉल्यूम होगा, एक मोल आयतन का, एक मोल के आयतन का, एक मोल के आयतन का जो क्या होता भैया, गैसों के एक मोल आयतन का समान होता है, ठीक है। अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है आपका कि सामान्य ताप पर समान ताप भी है, आपका समान दाब भी हो, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के एक मोल जो आयतन होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जितने भी आपके गैस हैं, आइडियल गैस में आपको बताया गया, अवोगाद्रो जी ने बताया, समान दाब और समान ताप पर जितने भी गैसें हैं, जितने भी गैस हैं वो समान ताप और समान दाब पर उनके जो एक मोल का आयतन होता है ना, वो बराबर होता है, समान होता है, और यह होता कितना है 22.4 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन है, क्या भैया, जनरल गैस इक्वेशन। जनरल, अब क्या है भैया, जनरल गैस
इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन, जो आपका जनरल गैस इक्वेशन है ये आपका सीधे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ से भी है। और इसके लिए आपको हम एक फिगर बनाते हैं, ग्राफ है एक्चुअली, फिगर नहीं है, पीवी डायग्राम है आपका, जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एक है इसके लिए। मान लीजिए हमारा प्रोसेस 1 है, यहाँ पे ये प्रोसेस 2 है, यहाँ पे प्रोसेस 3, ये हमारा इसका प्रेशर है, ये हमारा इसका वॉल्यूम है, मतलब आयतन, दाब आयतन ग्राफ एक हमारा है। आपको बुक में मिलेगा, बुक में इसी प्रकार से डेरिवेशन किया गया, लेकिन आपको हम डेरिवेशन जो ना बुक में आपको इस फिगर के माध्यम से डेरिवेशन बताया गया है प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और आपको हम सीधे बॉयल्स लॉ आपने जो पढ़ा और जो आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा उसी के आधार, उसी पे एकदम सेम उसी पे बता रहे हैं, कोई और सब नहीं, एकदम आसान है। आपने अभी बॉयल्स लॉ पढ़ा, ठीक, कि बॉयल्स लॉ क्या कह रहे थे आपके, जो पीवी हमारा जो P1 होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या हम V2 जो है V डैश ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, या V डैश P2 ले लेते हैं, आसान पड़ेगा आपको। हमारा बॉयल्स लॉ क्या कह रहा था कि P1 V1 जो हमारा है किसके बराबर होगा, P2 V2 के, ठीक है। और इसके बाद हम उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं ना, P2 V2 हमारा क्या होता है, P1 V1 के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर P1 V1 बराबर P2 V2 है तो हमारा P2 V2 इक्वल टू P1 V1 भी तो होगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ। किसके अनुसार, बॉयल लॉ के, अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, ठीक है। मान लीजिए हमारा इक्वेशन क्या है, 1 है, और चाहे इसको हम ऐसा ना करके इसका एक स्टेप और कर देते हैं, P2 को उधर ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये P2 इक्वल टू P1 V2 सॉरी V2 इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, ठीक है। आपका एक स्टेप बढ़ा दिए, इससे आपको भी और आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। आपका जो बॉयल्स लॉ के अनुसार कि P1 V1 जो होता है P2 V2 के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा P2 और V2 जो होगा किसके बराबर होगा, P1 V1 के। और इसको जो हम P2 को इधर लेके चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा V2 इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2, ठीक है। और हम देख लेते हैं चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बॉयल लॉ, बॉयल के अनुसार यहीं पे लिख लीजिए, बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम में आपने पढ़ा था ना इसे। और जब आप इस चार्ल्स लॉ में देखेंगे, आपने अभी चार्ल्स लॉ देखा था, चार्ल्स नियम के अनुसार आपने क्या पढ़ा था कि हमारा जो चार्ल्स लॉ आप पढ़े थे, चार्ल्स लॉ हमने हमको क्या बताया था, आपको भी हम बताए थे ना कि हमारा जो V अपॉन T इक्वल टू किसके होगा, कांस्टेंट के, ठीक है। हमारा जो वॉल्यूम अपॉन जो होगा, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था आपका कि वॉल्यूम V1 इसको आप V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। आपके पास क्या है, दो सिस्टम है, दो सिस्टम है, दोनों गए, उसके लिए आपका बता रहे हैं हम, ठीक है। आपका हो गया है सॉरी एक मिनट, आपका जो है क्या है चार्ल्स लॉ कि V1 अपॉन, फिर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं हम, कि जो हमारा होता है कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू हमारा V2 अपॉन T2, ठीक है। हमारा V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 हमको मालूम है। तो हम अगर इसको मतलब T को इधर लेके चले जाएं,
तो V1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V2 इंटू T1 अपान T2। ठीक है, इतना तो आपको सबको आता होगा। इसको अगर हम उस साइड ले जाएंगे, इधर टी को इस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन हमारा फर्स्ट ए है, 2 हमारा ए है। तो यहाँ हम ऊपर देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन एक और दो से क्या, इसके देखिए जो राइट हैंड साइड वाले हैं दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसको हम अगर इस बराबर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले भी बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा P1 V1 अपान P2 जो इक्वल होगा किसके, V1 T2 अपान T1 के। ठीक है, क्या होगा, अगर देखिए इसका भी V2 राइट हैंड साइड, इसका भी राइट हैंड साइड V2। अगर दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा देखते हैं यहाँ से कुछ यहाँ पे कुछ कट उठ रहा है कि नहीं, तो लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। इसको आप नोट कर लिए होंगे ना, इसको हम हटा देते हैं और फिर देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 आपका ए हुआ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो हमारा, लेकिन यहाँ पे PV है ना, PV/T, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। अगर नियत हो, ये हमारा कांस्टेंट हो। ठीक है, और V हमारा जो है PV इक्वल टू कितना हो, m मोल हो। क्या हो, कितना हो, PV बराबर हमारा तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे अगर ये हमारा नियत है तो हमारा PV बराबर क्या हो जाएगा, PV बराबर क्या, RT। ठीक है, PV/T इक्वल टू हमारा PV/T हमारा जो है, P1 V1 नहीं है आपका, PV/T है। PV/T इक्वल टू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। और एक गैस का नियम है, इसलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो हमारा जो यहाँ से निकल के आएगा भैया, PV बराबर जो होगा वो क्या होगा, RT। PV बराबर हमारा क्या होगा, RT। ठीक है, और कितने मोल के लिए हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम m मोल के लिए कर रहे हैं। कितने मोल के लिए कर रहे हैं हम, मान लीजिए कितने मोल के लिए कर रहे हैं हम, m मोल के लिए। कितने मोल गैस के लिए कर रहे हैं हम, 1 मोल गैस के लिए, m मोल गैस के लिए हम मान लीजिए कर रहे हैं। तब अगर m मोल का है, ये तो मान लीजिए भाई 1 मोल का है, 1 मोल का क्या आ जाएगा हमारा, PV इक्वल टू RT। और अगर m मोल का है तो क्या आ जाएगा, PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRT। PV बराबर क्या आ जाएगा हमारा, MRT। ये डेरिवेशन आप याद रखिएगा, बहुत पूछता है। और यही हमारा है क्या, यही तो हमारा भैया सामान्य गैस का नियम है। जनरल गैस इक्वेशन हमारा भैया यही है, क्या है, जनरल गैस इक्वेशन। यही तो भैया हमारा जनरल गैस इक्वेशन है, कोई और नहीं है। जो हमारा जनरल गैस इक्वेशन भैया क्या है, PV बराबर MRT। क्या है, PV बराबर MRT। इसी की प्रूविंग हम कर रहे थे अभी। हमने बताया चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको 2 इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किया। PV/T इक्वल टू R, ये जो PV/T है वो हमारा कांस्टेंट है और गैस के लिए है, गैस के लिए, इसलिए इसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, PV इक्वल टू RT हो जाएगा। और ये हमारा कितने के लिए था, 1 मोल के लिए था। जो PV बराबर RT हमारा 1 मोल के लिए निकल के आया है। मान लीजिए हमारे पास m मोल गैस है, ये तो भैया 1 मोल गैस की हो गई, और हमारे पास मान लीजिए m मोल है,
उसके लिए क्या निकल के आएगा आपका जो इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एम आर टी। यही होता है हमारा, यही है हमारा जनरल गैस इक्वेशन, हमारा यही है पी वी इक्वल टू एम आर टी। ये तो हो गया उस नियम के अनुसार, बॉयल्स के नियम और चार्ल्स के नियम के अनुसार, सिंपल से ही। ठीक है। और आपके बुक में जो दिया है भैया, बुक में आपका इस तरीके से कुछ दिया है, यहाँ पे आपको फिगर दिया है, पीवी डायग्राम दिया गया आपका, यहाँ पे पीवी डायग्राम आपका। ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस 1 है, यहाँ प्रोसेस 2 हो रहा है, यहाँ प्रोसेस 3। प्रोसेस के बारे में आपको बताया था ना, प्रक्रम, इसके बारे में आपको बताए थे प्रोसेस। ठीक है। आपका बुक में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, पीवी डायग्राम है। अगर देखें हम फ्रॉम प्रोसेस 1 टू, फ्रॉम प्रोसेस हमारा 1 एंड 2, सॉरी इसको ऐसा नहीं, प्रोसेस 1 और 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोसेस 1 और 2 से हमारा क्या हो रहा है कि हमारा प्रोसेस 1 और 2 है, प्रोसेस 1 और 2 से हमारा देखिए, और यहाँ पे जो हमारा है ना, यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस और 1 2 के बीच में हो क्या रहा है, यहाँ हमारा जो प्रेशर हो हमारा कांस्टेंट है, P इक्वल टू C, मतलब स्थिर है भैया। क्या है हमारा, प्रेशर स्थिर है। यहाँ पर क्या है, दाब जो है, प्रेशर क्या है, स्थिर है। और यहाँ पर क्या है, टी जो हमारा टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर हमारा स्थिर है, कांस्टेंट है। यहाँ पर प्रेशर स्थिर है। और 2 to 3 में, 2 से 3 में क्या हमारा जो हमारा तापमान है ये स्थिर है। ठीक है। जो हमारा, तो फिर वही बात, और इसी के अनुसार अगर इसके अनुसार करेंगे फ्रॉम प्रोसेस 1 एंड 2, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, या V2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 इक्वल टू V2 T1 अपॉन T2। इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया है। करना आपको वैसे ही है। और जो आपका दूसरा है, फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3, 2 से 3 में क्या है, आपका तापमान कांस्टेंट है। तापमान जब आपका कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ पर अब तक क्या था आपका कांस्टेंट, आपका जो था यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट था पहले में आपका, और यहाँ पे आपका तापमान कांस्टेंट है। और तापमान कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है भैया, आपका यहाँ पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो आपका यहाँ से हो क्या जाएगा, V1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1। ठीक है, आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया है। ठीक, बन गया। इसके बाद आपको करना क्या है, सॉरी, इसके बाद आपको जो करना है कि इक्वेशन 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बराबर है, V2 T1 अपॉन T2 इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1। ठीक है, और जो हमारा यहाँ से फिर वही काम करना है, जब हमारा ये इक्वेशन निकल के चला आएगा तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, V2 इक्वल टू हमारा जो होगा, क्या होगा भैया, जो हमारा निकल के आया है, तो फिर हमको वही काम करना, हमारा क्या काम करना हमको कि हमारा जो P है PV/T, क्या भैया,
PV/T हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसको हम गैस के लिए इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो PV बराबर क्या निकल के आएगा हमारा भैया, RT आएगा निकल के। PV बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, RT आएगा। और RT ये कितने के लिए है हमारा, ये 1 मोल के लिए है, 1 मोल गैस के लिए है हमारा। क्या है, PV बराबर RT जो निकल का हमारा किसके लिए है, 1 मोल गैस के लिए। और अगर हमारे पास यदि m मोल हो, यदि m मोल हो, यदि m मोल होंगे तो क्या होगा भैया हमारा, PV = mRT। यही तो भैया हमारा गैस जनरल गैस इक्वेशन है। आपको हमने उस प्रकार से भी बता दिया, इस प्रकार से भी बता दिया। आपको जैसे भी अच्छा लगे, जैसा आपको याद हो जाए आप वैसे याद कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या भैया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। देख लेते हैं क्या है यूनिवर्सल। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, अभी डेरिवेशन ये भी है, दिक्कत होगी करने में, नहीं तो गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, ठीक है। इसका जो है हमारा गैस का समीकरण भी आपने हम पढ़े, अभी बताया आपको। जो जनरल गैस इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी, PV = mRT। क्या थी भैया, हमारी क्या है, जनरल गैस इक्वेशन है हमारी, इसी को अभी हमने पढ़ा था। और यहाँ m = ये, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा PV = mRT, ठीक है भैया। और जो हमारा होता है m × R = हमारा होता है भैया R0। ये देखो जो ये हमारा A है ना, m × R = हमारा क्या होता है, R0 होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख क्या सकते हैं, PV = R0T, ठीक है। और अगर हम P को n को हम यहाँ ले लें, PV /n = R0T, ठीक भैया, हमारा R0T हो गया। और हमारा P = मान लीजिए कितना है, P = हमारा जो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा V/n होता है, हमारा होता क्या है, V मोल के लिए है। मतलब V/n हमारा कितने के लिए, V मोल के लिए है, P × V/n, ठीक है, यही आपका है। तो यहाँ पे जो हमारा V/n है ये क्या है भैया, किसके लिए है, n मोल के लिए है। विद वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम पर मोल, ये n मोल के लिए है, किसके लिए है, n मोल के लिए है आपका, ठीक है। गलती होगी लिखने में, आप V मोल के लिए है। तो V/n बराबर हम लिख क्या सकते हैं, V, तो PV = R0T, ठीक है। और PV बराबर, P जो हमारा होता है, P बराबर आपका प्रेशर जो है यहाँ पे कितना है, प्रेशर 1.01325 बार, कितनी है, P बराबर 1.01325 बार। या इसे हम क्या, आपको उस दिन हम बताए थे प्रेशर को अगर बार में है तो फिर न्यूटन कैसे चेंज करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसको बताया उस दिन हम आपको। तो P बराबर लिख क्या सकते हैं हम, 1.01325 न्यूटन पर मीटर क्या स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा V मोल है, ठीक, ये हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और V मोल बराबर कितना है हमारा, ये V मोल के लिए है। तो यहाँ पे हम इसको समझने के लिए V यहाँ
पी वी मोल इक्वल टू आर नॉट टी लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे फिर क्या है, भी मोल इक्वल टू कितने भी मोल, इसका आयतन जो है भी मोल का मान लेते हैं कितना है कि 24.43 मीटर क्यूब। अभी आपको हमने बताया, अभी आपको हमने जब आपको बॉयल लॉ चार्ल्स लॉ पढ़ा रहे थे उसी में आपको हमने बताया था, और जो सभी थे उसी में आपको किसी में बताया था हमने इसको वॉल्यूम के बारे में, इसको बताया कि इसका जो आयतन होता है 22.4 मीटर क्यूब के बराबर होता है। इसको भी हमने आपको पीछे बताया था, ठीक है। और जो हमारा तापमान है, तापमान हम हमेशा परम ताप लेते हैं 273 केल्विन, हमेशा जो टेम्परेचर लेंगे हम इस पे लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो आर नॉट हमारा निकल के आएगा, हमारा आर नॉट क्या होगा 1.0125 इंटू क्या होगा हमारा इंटू 10⁵। इसको हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदला है, ठीक है भैया। इक्वल टू ए इंटू इतना होगा इंटू क्या 22.4 अपान आर नॉट निकाल रहे हैं हम, भी आर नॉट इक्वल टू यही हम निकाल रहे हैं, और अपान 273, ठीक है 273। आर नॉट बराबर आप जान रहे हैं, आर नॉट को इधर कर लेंगे, बाकी इसको पी भी आर नॉट इक्वल टू हमारा हो क्या जाएगा पी भी मोल अपॉन टी, ठीक है। वहाँ से हम इसको हमारा है। उसके बाद जब आपके पास कैसियो होगा, आप अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में, आपको कैसियो की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास कैसियो होगा, आप कैसियो में इसकी वैल्यू रखेंगे, आपको डायरेक्ट लगाना है मान। आप अब हाई स्कूल इंटर में नहीं है, आपको एक एक गुणा करना है। आपको कैसियो के सहायता से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास अगर कैसियो हो तो अच्छी बात है, कैसियो ना हो तो कैसियो ले लीजिए, क्योंकि थर्मल में अभी तो पहला चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, उसमें आपके डेरिवेशन नहीं थे, उसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन अब जो आ रहे हैं टॉपिक, इसमें डेरिवेशन है, क्वेश्चन होने हैं। और क्वेश्चन तभी हो पाएगा आपसे जब आपका क्या रहेगा कैसियो रहेगा। कैसियो आपकी 82 एफएक्स की लगती है, ठीक है। और कैसियो आप ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो कैसियो ले लीजिए। तो हमारा आर नॉट बराबर निकल के आए क्या, अगर आप कैसियो में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा निकल के आए क्या 800 मतलब 8000, हमारा यही निकल के आएगा 8314 क्या जूल पर किलोग्राम, क्या निकल के आएगा जूल पर किलोग्राम मोल के, ठीक है। कि हमारा कांस्टेंट था, पहले से था कांस्टेंट है हमारा। और तो इसको जब आर नॉट बराबर हम निकालेंगे, इसको हम जब जो जूल पर किलोग्राम में है इसको हम किलो जूल पर किलोग्राम में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 8.314 अपान यम, ठीक। मोल था ये, मोल आपका किलो जूल किलोग्राम इंटू मोल के था, ठीक है। केल्विन में आ रहा है हमारा, केल्विन मतलब ये हमारा जो होता है परम ताप हमारा केल्विन होता है, उसी केल्विन में वैल्यू निकल रही है। तो मोल ये हम यहाँ पे ले लिए किलो जूल इंटू केजी के में आपकी ये आएगी। आपको आर नॉट का वैल्यू अब निकालना होगा, आपको सीधे अब क्या करना है आर नॉट पे, आर नॉट की वैल्यू आपको पता करनी है। तो प्रेशर इतना होता है आपका मोल वी मोल इतना होता है। वह आपको टेम्परेचर अगर अलग से नहीं दिया, इतने टेम्परेचर अगर एक टेम्परेचर के लिए है 1 डिग्री सेल्सियस के लिए है तो आप सीधे इस पे रखेंगे और आपकी जो वैल्यू होगी वो फाइंड हो जाएगी। आप सिर्फ आप यहाँ पे एम कम वैल्यू रखेंगे और आपको आर नॉट का जो है जो आपकी वैल्यू हो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो आज आपको हम इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको हम कल मिलते हैं आपसे। और चलिए धन्यवाद आप सबका। अगर कोई गलती हो उसे भी बताइएगा, आपको बताने में, या जो टॉपिक आपको समझ में ना आई हो
आप कमेंट कीजिएगा, आपको टॉपिक दोबारा से बताई जाएगी, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में भी इसे शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो। आपके मॉस की भी क्लास चल रही है, थर्मल की क्लास चल रही है, और कई लोग कह रहे हैं सर मैथ की क्लास चलाई जाए। तो हमारे पास फैकल्टी तो अभी नहीं, लेकिन बात कर रहे हैं। अगर हो सकता है तो एक दो दिन में, शायद एक दो दिन में आपके लिए मैथ की क्लास भी आ जाए। आप जितना ही वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितना ही आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए हम मैथ का क्लास भी लेके आएंगे, आपसे वादा करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।